प्रदूषण से संबंधित जो आज प्रशिक्षण वर्ग जो विभाग ने हमारे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगाया है, तो निश्चित रूप से हम उद्यमियों को, साथ ही जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो सरकार के जो नियम कानून है इसकी जानकारी उनको मिली है और उसके अनुरूप हमारे जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से सरकार के जो भी नियम कायदे हैं उसका अनुपालन करने में उनको सुविधा हो, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। कैरी बैग पर कुछ ज़्यादा जोर डाला कैरी बैग पर जो जोर डाला गया है, ये निश्चित रूप से यह जो प्रावधान आया है, यह प्रावधान सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश भर में लागू है। लेकिन इसमें हमारा निवेदन होगा विभाग से कि हर स्टेट के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो है सो इस बात पर विचार विभाग को करना चाहिए। जैसे एक बात आई कि अगर 50 माइक्रोन के प्लास्टिक से हम अगर कैरी बैग के रूप में यूज करते हैं तो उस पर रोक है सरकार की, लेकिन उसी से अगर हम जो है सो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में अगर यूज करते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा रोक नहीं है। तो ये मुझको व्यक्तिगत रूप से थोड़ा इसमें कंट्राडिक्शन लग रहा है। तो हम विभाग के जो अधिकारी हम लोगों के बीच में आए हैं, इस कार्यक्रम में के बाद हम लोग इस संबंध में उनसे जानना चाहेंगे कि यह अंतर क्यों है। इस बात को हम लोग उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, परिचय मेरा नाम श्याम भीमसेरिया हुआ। मैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विभिन्न समितियों में चेयरमैन हूँ, साथ ही लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश का निवर्तमान अध्यक्ष भी। जैसा कि भी बताया मैंने पहले अपनी भी पृष्ठभूमि में, प्रदूषण नियंत्रण विशेष करके कई आयाम होते हैं। हमारे पर्यावरण के विभिन्न अवयव हैं और उसके विभिन्न अवयवों को प्रदूषण जो जिसका पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है, चाहे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या किसी तरह के अन्य पर्यावरण के अन्य अंग को, तो उसमें एक अपशिष्ट का ही प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपशिष्ट जो है विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हो सकते हैं, ठोस अपशिष्ट है, प्लास्टिक अपशिष्ट है। तो हम जो अभी यहाँ आए हैं विशेष रूप से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे समुचित ढंग से प्रबंधन किया जाए, इससे जो हमारे सरकार की जो नियमावली बनाई गई है पर्यावरण संशोधन 86 के तहत, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 बनाए गए हैं, इस प्रावधानों के तहत जो हमारे जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों के रूप अनुरूप उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके नियम कानून को, प्रॉपर कानून को अप्लाई करने के लिए उद्देश्य हम इनके बीच आके अपने बीच प्रोएक्टिवली हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस रूल में जो प्रोविजंस है उसके अनुरूप आप अपने नियमों को जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसके साथ जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक में रूल में दो चीज़ है, प्लास्टिक को प्रबंधन कैसे किया जाए। तो प्लास्टिक प्रबंधन में दो तरह के प्लास्टिक हो सकते हैं हमारा, एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को तो हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको किसी न किसी में इसको निपटान करना पड़ता है। चाहे उसको हमको कलेक्शन करके इंसिनेट करें या बिटुमिन के साथ रोड कंस्ट्रक्शन में काम करें। हमारे स्टेट में जो प्लास्टिक में जो रूल है, जैसा बताया गया कि 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक कैरी बैग को बैन किया गया है। लेकिन प्लास्टिक के हमारे स्टेट में नॉट ओनली कि प्लास्टिक कैरी बैग को 50 माइक्रोन नहीं, हमारे स्टेट में पूरे किसी भी साइज़ का और किसी भी मोटाई का, चाहे 100 मोटाई क्यों न हो, चूँकि पर्यावरण का इसका प्रभाव देखते हुए एसेस करके राज्य सरकार ने पूरे बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग को बिना उसकी मोटाई और आकार का ध्यान रखे हुए उसको बैन कर दिया है। आवश्यकता है कि हम सभी स्टेक होल्डर के साथ मिल करके कैसे इन प्लास्टिक को जो प्रतिबंधित है उसको रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको निश्चित रूप से जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो हमारे बीच में जो भी हमारे परिवेश में जो प्लास्टिक कचरों का इधर उधर लिटरिंग होता है, हम उससे निपट पाएंगे हम, और उसका प्रॉपर कलेक्शन व्यवस्था होना चाहिए। तो जो हमारा पोल्यूशन कैरी बैग्स है या जो भी चीज़ है प्लास्टिक वेस्ट, उसके कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम की। नगर निगम को भी एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाना चाहिए यहाँ पर, और उस बना करके प्लास्टिक को कैरी बैग को ले करके उसको चैनलाइज करना चाहिए डिस्पोजल के लिए। इनके अलावा भी प्रदूषण के बहुत सारे माध्यम हैं, सब चीज़ों को लेकर हाँ, जैसा कि बता रहे थे कि अभी जैसे कई बिंदु प्रदूषण में हमारे जैसे कि जहाँ से वायु प्रदूषण समस्या है, तो वायु प्रदूषण के जो हम देखेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हो सकते हैं। आप देखे होंगे कई बार अभी स्टेट में कहीं भी हमारा कि पटना, मुजफ्फरपुर भी कई जगह से वायु प्रदूषण की श्रेणी में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। हमेशा नहीं होता है। उसमें क्या है कि जब जाड़े के मौसम में जाएंगे, जो पोल्यूशन का जो सोर्स देखेंगे, एयर पोल्यूशन का सोर्स किन किन कारणों से होता है।
तो जो हमारा रोड डस्ट हो सकता है, नालियों के द्वारा जो कचरे निकाले जाते हैं रोड पर छोड़ दिए जाते हैं, उसके कारण कभी कभी डिसल्टिंग हो जाता है, कचरों को जला दिए जाते हैं, या कोई भी और जो भी कारण है जिसके कारण वायु प्रदूषण समस्या होती है। तो प्रदूषण वायु प्रदूषण समस्या के कारण सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं होता है, इसका प्रभाव ट्रांसबाउंडरी में होता है। अगर कहीं बाहर का इम्पैक्ट है, उसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती वायु प्रदूषण की, कहीं का इम्पैक्ट कहीं आ सकता है। तो उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारा जो एक्शन पटना मुजफ्फरपुर के लिए भी हमने एक स्टेट का एक्शन प्लान तैयार किया था, पटना का, मुजफ्फरपुर, गया का, जिसमें 3 शहरों नॉन एटॉमिक सिटी में सूची है। पूरे देश में 122 शहर है जहाँ पर वायु प्रदूषण समस्या मानव को धारित नहीं करते हैं, और उस 122 शहरों में हमारा मुजफ्फरपुर भी एक शहर है। तो हमने ऊपर और नीचे की बात अलग होती है, जो प्रदूषण समस्या है उसका कारण क्या होता है। आप देखें गर्मी के महीने में जब टेम्परेचर हाई होता है तो वायु प्रदूषण समस्या कम हो जाती है, बरसात में वॉश आउट हो जाता है। समस्या प्रभावी कब होती है? जाड़े के मौसम में। तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर लो होता है एटमॉस्फेयर का लोअर पोर्शन का, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कंडेंस कर जाते हैं नीचे लेवल में, और नीचे लेवल में जब एटमॉस्फेयर कंडेंस कर जाते हैं तो प्रदूषण समस्या ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ती है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने पहले मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में हमने अपने 2 स्टेशन हमने लगा रखा है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में। एक देखो ताराम कलेक्ट्रेट कैंपस में, एक जिला स्कूल में, और एक अभी MIT में लगवा रहे हैं हम लोग। तो 3 हमारे स्टेशन मॉनिटरिंग रहेगा डाटा जनरेशन के लिए, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के सर्वर के साथ टैग करके और नेशनल लेवल पर हमारा जाता है, और डाटा फिर आपके पास पब्लिक डोमेन में आता है। इसके कंट्रोल के लिए हमने जो सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार किया है पूरे स्टेट की तरफ से, वो एक्शन प्लान ऑलरेडी है। उस एक्शन प्लान में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। उसमें जितने भी पॉइंट्स है, एक्शनेबल पॉइंट्स है, जैसे रोड डस्ट हुआ, वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल की बात होती है, हम लोग ओपन बर्निंग या गार्बेज की बात करती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इन सारे बिंदुओं पर एक्शनेबल पॉइंट बना हुआ है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में बात करें, वेहिकुलर पोल्यूशन के बारे में, तो वेहिकुलर पोल्यूशन में सरकार ने ऑलरेडी इस पर अमल करते हुए 15 साल से पुरानी गाड़ी, सरकारी गाड़ियों को ऑलरेडी बैन कर दिया है। उसके बाद कुछ अभी पहले फेज़ में पटना को हमने प्रायोरिटी पे लिया था, और पटना में हम लोगों ने क्या किया कि 15 साल से जो कमर्शियल डीजल ड्राइवन व्हीकल है पटना और इसके एलोग्रेशन में भी बैंड किया गया है उस करके 31 मार्च के हिसाब से, जिसको कोरोना के कारण उसको 1 सितंबर किया जा रहा है उसका। उसी प्रकार से जितने भी हमारे कोशिश हमारी कर रहे हैं कि स्टेट लेवल का हमारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेयरमैनशिप होता है, उनको जो है वो कहा गया है कि सारे बिंदुओं पर रेगुलर से बैठक करें। तो मैंने कहा कि रोड डस्ट के लिए कंट्रोल क्या करना चाहिए हमको, तो उसके लिए मैकेनिकल स्वीपिंग व्यवस्था होनी चाहिए। मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे तो रोड डस्ट क्लीनिंग हो पड़ेगा, वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो सड़कों पर जो नालियों का जो सिल्टे निकाल के रोड पर किनारे छोड़ दिया जाता है उसको 48 आवर्स के उसकी लिफ्टिंग किया जाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जितने ग्रीन वेजिटेशन डेवलप करना चाहिए। ये रोड डस्ट कंट्रोल करने के लिए है। वेहिकुलर पोल्यूशन के लिए रोड ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो पुरानी गाड़ियाँ उसको डीजल 15 ईयर से गाड़ी को रूल आउट किया जाए। उसी तरह से ओपन बर्निंग गार्बेज का डिस्पोजल है, तो हमारे ये पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए कि कोई भी कचरों को ठोस में ओपन नहीं जलाएं। अगर जलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे वायु प्रदूषण समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सारी बिंदुओं पर हमारी एक्शन प्लान पर्याप्त है, नियमित मॉनिटरिंग हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर सहयोग, जनता का भी सहयोग चाहिए, और स्थानीय के साथ साथ जो ट्रांसबाउंडरी चीज़ है उस पर भी हम अमल करते रहते हैं। आप देखें नॉट ओनली पटना में, जितने भी इंडो गैंगेटिक प्लेन के जो क्षेत्र शहर हैं वहाँ भी उसका कारण होता है। कारण क्या है? क्या मट्टी जो है लूजन सॉइल होता है, थोड़ा सा डस्ट उड़ता है, मिट्टी ऊपर चलाता है नदी किनारे। तो सारे बिंदु पर स्टेट लेवल और स्टेट और नेशनल लेवल पर स्टेट ड्राइव किया जा रहा है, और निश्चित रूप से हमारा एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बना है। उस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हम लोग ऑलरेडी कार्यरत कर रहे हैं, और भारत सरकार से मदद मिल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें से आगे बढ़ते जाएंगे, जन सहयोग प्राप्त होगा तो हम अपने वायु प्रदूषण की समस्या को निवारण कर सकते हैं।